देखिए, जो 18वीं तरमीम का तो इसमें कोई रोल बैक नहीं है। ठीक है। दो सब्जेक्ट्स, एक एजुकेशन और दूसरा पॉपुलेशन, जी। उसको लेके एक बहस है। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एक यूनिफाइड नेशनल सिलेबस होना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे महज़ब माशरों में, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर सिंगल ही सिलेबस होता है पूरे मुल्क में राइज। हम्म। और जब सिंगल सिलेबस होता है तो वो मुल्क में तालीम के मेयार को मेंटेन करने में, एक स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट पैदा करने में और मुल्क के अंदर एक हमांगी पैदा करने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो बजाय इसके कि मुख्तलिफ सूबे अपना अपना एजुकेशन निज़ाम चलाएं, मुल्क के अंदर अगर एक ही निज़ाम राइज होगा तो ये एक बेहतर चीज़ समझी जाती है। इस पे हर पार्टी के अंदर इसके हक में भी आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसके खिलाफ भी मौजूद हैं। हम्म। ज्यादातर राय इसके हक में आती है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हर सुबह अपने अपने सिलेबस बनाए पूरे निज़ाम तालीम के लिए। ठीक। एक तो ये बात है। दूसरा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक अहम सब्जेक्ट है। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस रेट पे बढ़ रही है, ये खतरनाक हद तक बढ़ रही है। ठीक। और देखिए, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी वजह, वो हम कहते हैं ना, हर साल हम न्यूजीलैंड के बराबर एक पॉपुलेशन पैदा करते हैं। न्यूजीलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में हर साल उतनी ऐड होती है। ठीक। तो देखिए, ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है। इस पे भी जब तक एक कौमी सतह पे होल ऑफ द नेशन अप्रोच के तहत एक पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, हम्म। तो ये कोई करामत इस पे नतायज जो है वो नहीं निकल सकेंगे। इस पे बिल्कुल इख्तलाफ राय भी हो सकता है। अब पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बताएगी। मगर अगर उनका ये ख्याल होगा कि इनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहना चाहिए तो अपनी राय का इजहार करेंगे। मगर मेरी दानिस्त में ये दोनों सब्जेक्ट्स बेहतर होगा ये फेडरल की तरफ आए। और इसके साथ साथ जो एनएफसी है, एनएफसी की रिवीजन, देखिए एनएफसी भी जो फॉर्मूला तय हुआ था, कंसेंसस से हुआ था। अब उसके अंदर भी मैं समझता हूं कि जब पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा आंसर आ जाता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना शेयर मिलेगा, ठीक। तो पॉपुलेशन जो है वो तो इंसेंटिवाइज हो रही है। ये एक चीज है जो जेर बहस है। तो एनएफसी की रिवीजन भी इट्स अमंग द एजेंडा। मगर इस दफा एक फर्क है कि ये 27वीं आईनी तरमीम के जो शिक्के हैं, ये कोई हार जीत नहीं है कि जी ये शिक्के हो गई तो हम जीत गए, ये हो गए, ये ना हुई तो हम हार गए। ये एक बहुत लाइवली डिस्कशन है, बहुत प्रोडक्टिव एक डिस्कशन है। उसके नतीजे में होने वाली जो आगे बहस है, कंसल्टेशंस हैं, वो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है, अच्छे पैराए में हो रही है। तो ये बिल्कुल ये मौजूआत जेरे गौर आने चाहिए, जेरे बहस आने चाहिए। मीडिया डिस्कस कर रहा है, पार्लियामान डिस्कस कर रहा है, ऑपेड लिखे जा रहे हैं, लीगल जो कमेंटेटर्स हैं, नहीं, लेकिन एनालिस्ट हैं, उनकी राय आती लेकिन है। लेकिन लेकिन तार तो साहब देखिए ऑब्वियसली। तार साहब एक जो जी। एतराज है वो है मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि एक्चुअली आईनी तरमीम में तरमीम है क्या। हमें टॉपिक्स के बारे में तो बिलावल भुट्टो साहब के उस ट्वीट से पता लग गया, लेकिन तरमीम एक्चुअली आप लोग करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, ये इसके बारे में एक गेस्ट वर्क चल रहा है हर जगह। नहीं, मैं लेआउट कर देता हूं। जी। देखिए बड़ा क्लियर है। नंबर वन, 26वीं आईनी तरमीम की सक्सेस के बाद आपने देखा कि आईनी बेंच कायम हुआ। ठीक। एक प्रपोजल और तजवीज ये है कि आईनी कोर्ट बनाया जाए। और इसकी वजह यह है कि जो आईनी केसेस हैं, इवन दो वो 5 से 10% हैं, मगर उन पे 50% वक्त सर्फ होता है। ठीक। जिस तरह रिजर्व सीट्स का केस बहुत लंबा चला, आपने देखा। और आम आदमी को फायदा भी हुआ कि जब अलग बेंच था मगर वही जज उस बेंच में बैठ रहे थे, वही दूसरे केसेस को भी डील कर रहे थे। ठीक। फर्क पड़ा, बेहतरी आई केस लोड मैनेजमेंट में। हम्म। मगर एक तजवीज ये है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाए, अलग जजेस हो जाए, ताकि जो अवाम के केसेस हैं, जो शहरियों के केसेस हैं, उनको प्रायोरिटी मिल सके और वो अलग डील हो सके ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से अलहदा। ठीक। एक ये एक मिनट, एक मिनट, है। दूसरा जजेस की एक ट्रांसफर है। मिनट सर, एक मिनट आगे चलने से जी। पहले जरा इसी टॉपिक पे मुझे ये बता दीजिए कि क्या इसके अंदर आप कोई सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रपोज कर रहे हैं या कोई रिटायर्ड जज भी इसको हेड कर सकता है। इस पे अभी कोई हतमी राय कायम नहीं की गई। ठीक है। मगर ये जरूर डिस्कस हो रहा है कि कोर्ट अलग हो ना हो, इस आईनी बेंच को एक मुस्तकिल शक्ल दे के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए, जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने से बड़ा फायदा हुआ है, तो इसको एक फाइनलिटी अटेन करके एक अलग शक्ल दे दी जाए। यानी अगली यानी बहस एक ये एक है। एक रिटायर्ड जज की ऑप्शन फिलहाल टेबल पे मौजूद है, मैं ये कह सकता हूं। नहीं, अभी इस पे कोई डिस्कशन खास हुई नहीं कि चले जज कौन होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। जी। नेक्स्ट है जी जजेस की ट्रांसफर। ठीक है।
जैसे आपने देखा कि जजेस की ट्रांसफर हुई लाहौर हाई कोर्ट से, क्वेटा हाई कोर्ट से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके लिए एक प्रोसीजर था जिसमें जुडिशल कमीशन, वजीर आजम, सदर, उसमें एक तजवीज़ ये है कि क्योंकि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जजेस की, ठीक। और मोस्ट केसेस में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होती है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वकला की जो तंजीमें हैं, बॉडीज हैं, उनकी नुमाइंदगी भी है, सिविल सोसाइटी की भी है, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी होती है, उनके लॉ मिनिस्टर्स की। तो अगला प्रपोजल ये है कि जजेस की ट्रांसफर की अथॉरिटी भी जजेस की अपॉइंटमेंट करने वाली जो बॉडी है जेसीपी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको दे दी जाए। ठीक। इस पर बहस हो रही है, ये अगली ठीक। चीज है। ठीक है जी, उसके बाद? उसके बाद मंसूर साहब, जो मैजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली है, यानी जो पहले आपको याद होगा कि एक सेपरेशन ऑफ पावर्स थी, जो समरी ट्रायल्स होते थे, जो प्राइस कंट्रोल को, अमन आमा को, मुख्तलिफ मामलात को, जो इंतजामी उमूर को देखते थे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके नीचे जो है वो तहसील मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स, वो देखते थे। ठीक। तो एक जो कई सूबों के अंदर हमने देखा कि एक टेरर क्राइम नेक्सस पैदा हो गया, वर्कलोड ज्यादा हुआ जुडिशरी में, फौजदारी मुकदमात, सिविल मुकदमात, दीवानी मुकदमात जो होते हैं उनका एक मामला चल रहे होते हैं। अब उसके साथ साथ जब ये इंतजामी उमूर आते हैं जिसमें प्राइस कंट्रोल से लेके लॉ एंड ऑर्डर तक मौजूद है, तो वो ऑब्वियसली एक इंतजामी मामला है, वो अगर वापस एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी की तरफ मामला जाता है तो इंतजामिया का जो एक किरदार है वो मौसर होगा ऑन ग्राउंड अवाम को सहूलत देने में। ठीक। तो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी की बहाली पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है, ठीक। बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है। अगली चीज ये है, जी, इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं सर? इसके अलावा एजुकेशन पे बात हो गई, पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन पे बात हो होगी। गई, एनएफसी पे होगी। आर्टिकल 243 के हवाले से भी बिलावल साहब की ट्वीट में मौजूद था, जो कि इस मुल्क के दिफा को देखता है, आर्म फोर्सेस के हवाले से है। उस पर मैं इतना कहूंगा कि जो वॉरफेयर है, और भारत के साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान ने एक जंग जीती, 4 गुना बड़े दुश्मन को हराया, पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, वॉरफेयर के डोमेन चेंज हो गए हैं। ठीक। वॉरफेयर अब सिर्फ ग्राउंड पे नहीं है, वो साइबर में है, वो स्पेस में है, वो इंफॉर्मेशन डोमेन में है, वो उस डिजिटल डोमेन में मुख्तलिफ उसके डायमेंशन है। ठीक। तो एक मजीद सिनर्जी पैदा करने के लिए, हमांगी पैदा करने के लिए, दिफा को मजबूत करने के लिए 243 के वाले से बातचीत हो रही है। इससे आगे मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर कबल अज वक्त को क्या सराई करना, उस पर डिबेट करना, मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे जितना है उसी को समझा जाए तो मजीद बात आएगी, तो उस पर जरूर एक डिबेट की जा सकती है। तार साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों के पास क्या कोई मतलब इस वक्त ये टाइम बाउंड चीज़ है? आप लोगों का कोई आपने टाइमलाइन सेट की हुई है कि उससे पहले पहले वी हैव टू डू दिस? बिकॉज एक गुफ्तगू ये भी हो रही है कि शायद कोई 30 नवंबर से पहले पहले आप इस तरमीम को पास करवाना चाहते हैं। देखिए, ऐसी तो कोई ना टाइमलाइन है ना गुफ्तगू हुई, मगर एक डिस्कशन शुरू हुई है, और पिछले साल भी आपके नोटिस में है कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उसका भी एक टाइम फ्रेम था अपना। तो अब डार साहब ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट के अंदर बताया है कि सेनेट में ये पेश होगी ओवर द वीकेंड फ्राइडे को। तो इसने कमेटी में जाना है, आगे देखते हैं हाउ थिंग्स टर्न आउट। बट कुछ सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि इसको लिंक किया जा रहा है, वो देखिए वो बात तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें तो अब हाम ही कोई नहीं है। जो जिस तरफ इसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है, तो देयर इज नो टाइम लाइन, बट एक डिस्कशन शुरू हुई है। लेट्स सी के पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद हाउ थिंग्स टर्न आउट, और हम इसको कैसे आगे लेके चलते हैं। अच्छा तार साहब, इस सारी गुफ्तगू से जब से इंटरव्यू शुरू हुआ है, आपने ज़ाहिर बात है इत्तेहादियों की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बात की, ऑपोजिशन के साथ इस मामले में कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोला गया है क्या? अभी तक तो कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑपोजिशन के साथ नहीं खोला गया, और ये ऑब्वियसली हाउस में जाएगा, हाउस में भी इसके ऊपर डिस्कशन होगी, कमेटी में जाएगा, वहां भी डिस्कशन होगी। तो वहां पे ऑपोजिशन की नुमाइंदगी है, तो वो जो बात करना चाहेंगे, जैसे आज बैरिस्टर गौहर ने भी तकरीर की इसके ऊपर, वहां पे उनको पूरा राइट है। मगर पार्लियामान के बाहर अभी तक कोई ऐसी कंसल्टेशन इनिशिएट नहीं की गई। तार साहब, जाहिर बात है आप इस्लामाबाद में मौजूद है, दारुल हुकूमत के अंदर एक अफवाह ये भी फैली हुई है कि आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक एतमाद आनी थी
वो पीपल्स पार्टी के साथ गिव एंड टेक के हवाले से इसलिए भी रुकी हुई है कि अगर वो 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर पूरी तरह आप लोगों का साथ देते हैं तो फिर वहां पे कश्मीर के अंदर जो है वो आप आज़ाद कश्मीर में उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, वरना इसीलिए ये मामला जो है वो रुक गया है। इसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए, हमारे लोग तो आज़ाद कश्मीर में वो तो हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार वैसे भी नहीं है। ठीक। वोट देना ना देना एक अलग बात है, मगर हमारे लोग ये समझते हैं कि उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए। और शाह गुलाम कादिर साहब, राजा फारूक हैदर साहब, हमारी पूरी जमात इस पे मुत्तफिक है, वहां की जो PMLN AJK है। तो ये ऐसा गिव एंड टेक पीपल्स पार्टी के साथ है नहीं। और ऐसी बारगेनिंग कभी हुई नहीं कि जी इस पे ये कर लेते हैं, आप फलां पे ये कर दें। तो एक आईनी तरमीम को किसी भी चीज से बारगेनिंग में लिंक करना, मैं समझता हूं कि ये वैसे भी एक नामुनासिब बात है कि आइन की अंदर एक तरमीम की जा रही है और एक मुल्क की गवर्नेंस को, मुल्क के दिफा को, मुल्क के ओवरऑल हालात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वफाक का रिश्ता सूबों से मजबूत करने के लिए की जा रही है। उसका कतन कश्मीर की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं।